Can you hear me? No, not set. What is this? No, that when people post things. अब शुरू करें. I'll give you a thumbs up. हाँ. Namaskar. Good evening. Just checking whether to start. मैं शुरू कर रही हूँ. सागर स्टार्ट करें. Prem Shankar has written yes. Let's say you're waiting for a minute. मैं रुकी हूँ कुछ मैसेज के लिए, लेकिन आप कहते हैं तो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ. Just see ना, it's written there. Sorry. थोड़ा 1 मिनट का समय लगेगा. एक सेकेंड सिर्फ थोड़ा पूछ के स्टार्ट करेंगे. माफ कीजिए. गुड इवनिंग. नमस्कार. समकालीन जनमत को मेरा धन्यवाद. आप लोग मुझे इस गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए बुलाए हैं. खास कर हिमांशु और प्रज्ञा, उनका दोनों का कहने की वजह से मैं राजी हो गई. लेकिन ये जो विषय है वो काफ़ी दर्दनात्मक एक विषय है मेरे लिए, क्योंकि जो पिछले 2 साल से जिस प्रयास से हम लोग सब गुजर रहे हैं, मैं मेरे तरफ से एक वकील के तौर पे, एक परिवार के तौर पे और एक नागरिक के तौर पे, हर तरह पे ये जो तकलीफ हमको जो महसूस होता है, इस पर बोलने के लिए इतना आसान नहीं है. मैं ये भी सोच रही हूँ शायद इसके बाद मैं इस तरीके से कार्यक्रम में बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन हिमांशु और प्रज्ञा को मैं ना बोल नहीं सका. इसलिए और आज खास करके एक समझो जो 2 साल हो गए हैं और आज एक महामारी के जो समय है, दौर है, उस बीच में भी जो सरकारी दमन जो रोज हमको दिखाई दे रहे हैं, इस पर जो ये केस को लेकर जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ. दोस्तों, कल 1 जुलाई ये भीमा कोरेगांव केस में जिसको अपराधी बनाए हैं, आज 11 लोग हैं. 11 में से सबसे कम उम्र की जो है महेश राउत, उनका जन्मदिन था. और उनके जन्मदिन के मौके पर जो जगह जगह देश भर, दुनिया भर से जो उनके लिए जो ग्रीटिंग्स आए, और उनके परिवार के तरफ से जो 2 मिनट का, क्योंकि ये महामारी के दौर में आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मार्च के बीच में से आज तक
कोई भी इन लोगों को मिल नहीं पाए, ना परिवार के लोग ना वकील, क्योंकि जेल विजिट जो जो एक अधिकार है जो कैदी है या अंडर ट्रायल्स है, ये पूरे के पूरे बंद हो चुके हैं। और हम इंतज़ार करते हैं फोन कॉल उनका जो आना, और वो 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम 4 मिनट का फोन कॉल। तो कल महेश राउत का जन्मदिन पर उनके परिवार से उनको बात करने को मिला, उनके माँ, उनके बहन, सारे जो गढ़चिरौली ज़िले में रहते हैं, तो उन लोगों से बात करने को जो मिला वो उनसे हम सुने कि वो सबको उनका जो बधाई, उनके ग्रीटिंग्स भेजे हैं, और जितने लोग उसको ग्रीटिंग्स भेजे हैं उससे काफ़ी ये उनको एक तरीके का प्रेरणा और आगे ये सब सहने के लिए एक तरीके का मिला, ऐसा उन्होंने संदेश भेजा है। और दूसरे तरफ दूसरे जो देखेंगे तो सबसे बड़ा उम्र जो जिनका है वो है वरवर राव, 81 इयर्स, 81 साल के जो एक कवि है, जन जागृत एक कवि है, एक प्रसिद्ध है, दुनिया भर प्रसिद्ध एक कवि, एक लेखक, जो एक प्रोफेसर रह चुका है। उनका जो हालात इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो जेल के अस्पताल में भर्ती हुए हैं। और ये चल रहा है पिछले महीने का, जून महीने से इनका तबीयत कमज़ोर होते जा रहे, घटते जा रहे हैं। और 3 दिन के लिए बॉम्बे के जो जे हॉस्पिटल में उनका भर्ती किया, तभी मालूम पड़ा कि उनका हालत काफ़ी मतलब नाजुक है, और बहुत कुछ उनके टेस्ट ये सब की ज़रूरी है। लेकिन उनके लिए वकीलों की तरफ से सेशन कोर्ट में बेल का मामला चल रहा था, तो 3 दिन के अंदर उनको वापस कर दिया गया। और वापस जाने के बाद वो जेल का अस्पताल में ही है आज तक। और उनको उनका देखभाल के लिए मेरे पति वर्णन को रखा है, क्योंकि वो वहाँ के जेल के जो स्टाफ है वो उनको बराबर देखभाल करने के लिए उनके पास उतने स्टाफ नहीं है। तो आप देखो, एक 81 ईयर ओल्ड है और एक 33 ईयर ओल्ड है, इनके बीच में की उम्र के 9 लोग हैं। और आप लोग तो सुने होंगे कि 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन के एनिवर्सरी पर जो आखिरी 2 लोग जिनको सरेंडर करने को मजबूर किए यहाँ के जो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम सबसे उचित जो न्याय का स्थल मानते हैं, ये जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो अर्जी पेश किया गया है गौतम नवलाखा और आनंद तेलतुंबडे की तरफ से, दोनों 70 साल के आसपास है, कि ये महामारी के दौर पे उनको न अटक किया जाए या वो सरेंडर करने के लिए मजबूर न किया जाए। ये महामारी के दौर खत्म होते ही वे ये आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। इस तरीके से अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज किया, उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं था। और एक दिल्ली में है, एक गोवा में है। आनंद तेलतुंबडे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बिग डेटा एनालिटिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और गौतम नवलाखा दिल्ली में एक प्रसिद्ध डेमोक्रेटिक राइट्स के एक्टिविस्ट। ये दोनों बॉम्बे कैसे पहुंचेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो आप लोग देखो, लेकिन आपको
आत्मसमर्पण करना है। और 14 अप्रैल का दिन इनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ग्रैंड डॉटर रमा अम्बेडकर का हस्बैंड आनंद तेलतुंबडे को इस तरह मतलब ये प्रशासन ट्रीट करता है। और इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं, आप लोग जानते हैं, सुधीर ढावले, सुरेंद्र गडलिंग, ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब दलित पार्श्वभूमि से बाबा साहेब अम्बेडकर का जो उनके जो कुछ भी वो जो सिखाए हैं उससे प्रेरणा लेकर जहाँ पहुँचे, और उनके ऊपर इस तरह का मतलब एक केस के अंदर उनको फंसाया जाना। और 2 महिलाएं शोमा सेन और सुधा भारद्वाज, दोनों जो अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाए हुए, एक मध्यम वर्गीय जिंदगी को छोड़कर वो मतलब समाज के लिए जो काम करने के लिए जो दिलचस्प दिखाया, उसका सजा ये है प्रशासन ने उनको भी इस केस के अंदर फंसाए हैं। और आते हैं हम अरुण फरेरा, जो एक कलर्स ऑफ द केज नाम का पुस्तक बहुत प्रचलित हुए है, हिंदी मराठी कम से कम 6 भाषा में ट्रांसलेट हुआ है। वकील के नाते काम करना शुरू किया था। और वर्नन गोंजाल्वेस, मेरा हस्बैंड, वो भी एक लेखक, एक लेक्चरर, और मतलब समाज में जो काम कर रहे थे, लेकिन जो उनके ऊपर जो 5 साल का जेल का जो अनुभव रहा 2007 से 2013 तक, वो छूटने के बाद वो ज़्यादा करके एक स्थायी जिंदगी, जो एक जैसे कि जो जेल में से जो लेख है, ये सब पब्लिश करने का एक उनके ये योजना, ऐसे लोगों को इस केस में जो फंसाया है ये प्रशासन ने। इसकी शुरुआत कहाँ होता है, ये यदि हम देखेंगे, और आज जो आपको समझ में आएगा कि जिनके ऊपर बीत रहा है उन्हीं को दोषी बनाया जा रहा है। जो 1 जनवरी 2018 जिसको भीमा कोरेगांव का जो महायुद्ध का 200 साल का दशक मनाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरा देश भर से जो दलित बहुजन पूरे एकत्रित होने वाले थे। भीमा कोरेगांव जो पूना से कुछ 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ जो एक युद्ध का एक विजय स्तंभ वो जो बनाया था, क्योंकि वो विजय स्तंभ एक सिंबल था पेशवाई, जो पेशवाई राज को जो समाप्त किया, और उस युद्ध में महार जो सैनिक थे उनके योगदान के स्मृति मनाने के लिए हर साल 1 जनवरी को वहाँ दलित जनता मौजूद होते थे। और ये 2018 साल महत्वपूर्ण एक घोषित करने वाले थे, क्योंकि 200th ईयर था। और इसके खिलाफ में जो मराठा महासंघ, हिंदू साम्राज्य संगठन के जो कोई भी नेता थे, जैसे ये मिलिंद एकबोटे और एक मिनट, संभाजी भिडे, ये लोग जो जिस तरीके से इनके जो संगठन के नाम, ये भी आप
ध्यान में लेना जरूरी है। संभाजी भिड़े का संगठन का नाम है शिव जागर प्रतिष्ठान और मिलिंद एकबोटे का संगठन का नाम है हिंदू जागरण समिति। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रवाह के प्रतिनिधि है। और इन्होंने जो एक आक्रामक भूमिका लिए कि 1 तारीख के पहले उनके तरफ से ऐलान हुआ 30 दिसंबर 2017 कि 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरे गांव में काला दिन करके मनाएंगे और एक तरीके का ऐलान किया, एक आह्वान दिया। ये दलितों को एक तरीके से उनके लिए एक आह्वान दिया गया था। 31 दिसंबर 2017 एक बहुत बड़ा एक परिषद, एल्गार परिषद, पुणे शहर के अंदर वहाँ के जो सेंटर केंद्र में जो शनिवार वाड़ा है, वहाँ 250 संगठन का एक भीमा कोरेगांव शौर्य दिन, एक प्रकार का एक यूनाइटेड एक अगाड़ी के बैनर के नीचे, और जिसका नेतृत्व कर रहे थे दो रिटायर्ड जजेस, जस्टिस पीबी सावंत, जस्टिस खुलसे पाटिल, सुप्रीम कोर्ट का और बॉम्बे हाई कोर्ट का, और अलग अलग जो समाज के नेता जैसे प्रकाश अंबेडकर, फिर जिग्नेश मेवानी, फिर राधिका वेमुला, इस तरीके से तरह तरह के जो समाज के जो प्रतिनिधियां थे उनके, और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब रख के एक प्रचंड परिषद और मेला उस दिन सक्सेसफुली वो कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर 2017 को। यहाँ एक भी कंप्लेंट नहीं था कि किसी भी प्रकार का हिंसा, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस, किसी का भी तकरार कि ये एल्गार परिषद के वजह से पुणे शहर में किसी को भी तकलीफ हुआ, इस तरीके का एक भी कंप्लेंट एक भी पुलिस स्टेशन में नहीं था। शांतता पूर्ण वो परिषद समाप्त हुआ। एक बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ दोपहर के बाद। दोपहर तक जो जितने भी लोग भाषण देने वाले थे वो भाषण दिए। दोपहर के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और आखिरी में एक वचन लेने का, एक प्लेज लेने का एक कार्यक्रम से समाप्त किया उस ये कार्यक्रम को, कि भारत का जो घटना है, इस घटना के ऊपर एक तरीके का एक प्लेज लिया गया कि अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखेंगे, इस तरीके का एक प्लेज लिया गया। दूसरा कि जो नया पेशवा समाज इस देश में और अपने राज्य में जो उभर के आ रहे हैं, इसके खिलाफ संघर्ष करने का एक ऐलान भी किया वो एल्गार परिषद। इतना ही हुआ, किसी का कुछ तकरार नहीं, वहां कुछ हिंसा नहीं, कुछ दंगा नहीं, कुछ हुआ नहीं। शांतता पूर्ण तरीके से वहां से जो लाखों 1.5 लाख लोग वहां जमा हुए। पूना शहर में ऐतिहासिक एक कार्यक्रम पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और वहां से शांतता पूर्ण तरीके से लोग भीमा कोरेगांव के तरफ एक मोर्चा में वो लोग जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद 1 तारीख को दंगा फसाद, ये जो जनता जो वहां जमा हो रहे थे उनके ऊपर आक्रमण, उनके ऊपर अटैक, उनके गाड़ियां जलाना, उनके ऊपर लाठी चलाना, उनके घरों को जलाना, इस तरीके से एक हिंसा और एक आतंक वातावरण जो तैयार किया गया, ये कोई ये ना बोल नहीं सकते हैं। और जो सबसे पहला जो एफआईआर दर्ज होता है वो
2 तारीख को दर्ज होता है, क्योंकि जो ऐलान किया सब जग जाहिर था कि मिलिंद एकबोटे ने एक ऐलान किया था कि 1 तारीख का कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए वो उनके जो संगठनाएं हैं पूरे के पूरे तैयार रहेंगे, और वही हुआ। तो इसलिए 2 तारीख को सबसे पहला जो एफआईआर दर्ज होता है वो पुणे शहर में एक 0 एफआईआर दर्ज किए गए दंगा फसाद अंडर सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और अट्रोसिटीज एक्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अट्रोसिटीज एक्ट के ये सब जो सेक्शंस के अंदर दर्ज होता है, और उसमें संभाजी भिडे और मिलिंद एकबोटे को का नाम मतलब आरोपी ऐसे इस तरीके से इस एफआईआर में दर्ज होता है। लेकिन होता क्या है, होता कुछ और। मैं ये जो भीमा कोरेगांव केस का पूरा विवरण करने के बाद में मैं बताएंगे कि वो जो केस था, जो पहला केस जो दर्ज हुआ 2 तारीख को, ये हिंदुत्ववादी संगठन के ऊपर, वो वहाँ क्या हुआ हम कंक्लूजन में बताएंगे। लेकिन ये एक प्रकार का इन तत्वों को बचाने के लिए मतलब एक प्रकार का प्लानिंग शुरुआत हो चुका था। और हम देखते हैं कि 2 तारीख को ये जो एफआईआर दर्ज होने के बाद 3 तारीख को एक एफआईआर, पहला एफआईआर होता है, 4 तारीख को, 2 दिन के बाद 4 तारीख को दूसरा एक एफआईआर फाइल होता है पुणे विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में, जिसमें 2 व्यक्ति जो सबसे एक प्रकार का एक राउजिंग स्पीचेस जो दिए, एक जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद, ये दोनों को आरोपी अक्यूज करके एक एफआईआर दर्ज होता है पुणे शहर में विश्रामबाग पुलिस स्टेशन। और कहते हैं ये लोग जो भाषण दिए, एल्गार परिषद में जो भाषण दिए, इस भाषण के वजह से लोग एक प्रकार से भड़क गए और उसकी वजह से दंगा फसाद हुआ। कुछ नहीं होता है। जिग्नेश मेवानी गुजरात का एक फेमस एक एमएलए है, उनको ना समझ जाता है, नो कुछ वारंट जाते, कुछ नहीं, एक एफआईआर वहां दर्ज करके डाला गया है। 4 तारीख के बाद और 4 दिन के बाद 8 तारीख को, वो भी ये घटना जो हुआ, हिंसा का घटना 1 तारीख को होता है। 3 जनवरी को पूरा महाराष्ट्र का बंद का ऐलान किया, एक सक्सेसफुल बंद महाराष्ट्र राज्य भर, एक बहुत सक्सेसफुल एक बंद, दलित, बहुजन, कामगार, मजदूर, ये सब मिलकर इस बंद को सफल किया दलित नेतृत्व के नीचे, क्योंकि जो आक्रमण हुआ दलितों के ऊपर भीमा कोरेगांव में, इसके निषेध में। और ये बंद का मांग क्या था? मांग ये था मिलिंद एकबोटे, संभाजी भिडे, इनको अटक करो। दूसरा मांग था कि जो लोग दंगा फसाद में जो लोग जो जिस रिस्पॉन्सिबल थे, सारे के ऊपर कार्रवाई करो, और जितने लोगों को नुकसान हुआ उस नुकसान भरपाई करो। ये बंद का मांग था, क्योंकि एक ही एफआईआर नहीं, जगह जगह पे एफआईआर दर्ज हुआ, को ये सब इसमें इंक्वायरी होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए।
इसलिए अब देखते हैं 3 का बंद होता है और 4 तारीख को एफआईआर दर्ज होता है, फर्स्ट एफआईआर, जो जिसमें एल्गार परिषद को ब्लेम करने का एक शुरुआत। और 4 दिन के बाद 8 दिन 1 तारीख का फंक्शन, ये जो कार्यक्रम भीमा कोरेगांव दिन के बाद 8 जनवरी यही विश्राम बाग में जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसको आज हम भीमा कोरेगांव कॉन्स्पिरेसी केस नाम दे सकता है, एल्गार परिषद केस अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन हम उसको भीमा कोरेगांव कॉन्स्पिरेसी केस इस तरीके से हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि 8 तारीख का जो एफआईआर है उसमें क्या है, लिखते हैं कि जो 6 लोग उसमें जिसका नाम है, वो 6 लोगों में से एक है जो आज अरेस्टेड है, वो है सुधीर ढौले। बाकी 5 वो अक्यूज है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, और हम ये चाहता है उनके ऊपर कार्रवाई न हो, क्योंकि वो यंग दलित कार्यकर्ते हैं, सांस्कृतिक कार्यकर्ते हैं, कबीर कला मंच नाम का एक सांस्कृतिक मंच के कार्यकर्ते हैं। तो 8 तारीख के बाद क्या होता है कि 3-4 फैक्ट फाइंडिंग्स जाते हैं भीमा कोरेगांव में फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहला जो फैक्ट फाइंडिंग गया, भारत पाटनकर जो एक जाति मुक्ति आंदोलन का एक नेता, एक लीडर है, गेल ऑम्वेट का भी उसमें शामिल है, उनकी तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग हुआ। उस फैक्ट फाइंडिंग में रिपोर्ट जो फाइल किया है वो आइडेंटिफाई किया कि जो सैफरन फ्लैग वील्डिंग मॉब्स, ये सब ये इंस्टिगेटेड बाय भिड़े एक बोटे, इनकी वजह से ये हिंसा हुआ 1 तारीख को। उसके बाद दूसरा एक फैक्ट फाइंडिंग है 12 तारीख को, डॉक्टर सुरेश खैरनार राष्ट्र सेवा दल के तरफ से, उनका रिपोर्ट कहता है कि सैफरन फ्लैग वील्डिंग पर्सन्स मूविंग फ्रॉम वधु बद्रुक टू भीमा कोरेगांव, इनकी वजह से 1 तारीख का हिंसा होता है। तीसरा फैक्ट फाइंडिंग है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कोल्हापुर रीजन डॉक्टर सिद्धार्थ देंडे, उनका भी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के फोर्सेस के वजह से 1 तारीख का दंगा फसाद होता है, हिंसा होता है। और चौथा जो फैक्ट फाइंडिंग हुआ है वो है रिटायर्ड जज जस्टिस चंद्र कुमार ऑफ तेलंगाना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, उनका रिपोर्ट के मुताबिक जो सोशल मीडिया मैसेजेस जो संभाजी भिड़े के नाम पे पूरे मैसेजेस फैलाया गया था कि 1 जनवरी को काला दिवस के तौर पे मनाया जाना चाहिए, और 2000 के मॉब जिनके हाथ में लाठी और भगवा झंडे को लेकर ये वहाँ जमा हुए, उनकी वजह से ही हिंसा होता है। इस तरीके से 4 फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स यहाँ दर्ज होता है, मतलब पब्लिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑन द 13th ऑफ ये लास्ट फैक्ट फाइंडिंग जिसका मैंने जिक्र किया वो था 13 और 14 फरवरी 2018। फिर तब तक किसी को मालूम नहीं है कि एल्गार परिषद के जो आयोजक थे उनके ऊपर कुछ केस है। अखबार में, मीडिया में सब कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे, लेकिन ये महसूस हुआ क्योंकि सारे पब्लिक डिमांड कर रहे कि मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए कुछ काउंटर कुछ आता होगा, लेकिन इन किसी को किसी भी तरीके का एक रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कि समन्स नहीं कि आपके ऊपर केस दर्ज किया गया है। तो 13 मार्च को
चीफ मिनिस्टर फडणवीस के एक असेंबली में एक भाषण, क्योंकि उनको पूछा गया कि ये सब जो है इसका कारण क्या है, तो ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द हाउस प्रोसीडिंग्स, असेंबली का प्रोसीडिंग्स के भाग है कि जहां वो पब्लिकली मिलिंद एकबोटे, संभाजी भिडे को नाम लेकर इनकी वजह से दंगा फसाद हुआ है, वो वहां कहते हैं। तो इसके बाद एक मिनट, जो फर्स्ट एक्शन जब मालूम होता है कि ये प्रशासन की तरफ से दूसरा और जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, कि 17 अप्रैल को रेड्स होता है ऑल ओवर। तो जो 6 लोग आरोपी जिनका नाम है 8 जनवरी का एफआईआर में, वो 6 लोगों के घरों पे और 2 नए लोगों का नाम उसमें जोड़ा गया था, सुरेंद्र गडलिंग और दिल्ली का रोना विल्सन। तब महसूस होता है कि कुछ समथिंग एल्स इज कुकिंग। लेकिन फिर भी क्योंकि सुरेंद्र गडलिंग एक माना हुआ क्रिमिनल लॉयर, 30 साल का एक एक्सपीरियंस का लॉयर है, और वो वहाँ मतलब जो कुछ भी लीगली जो करने का था, वो किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि इस तरीके का एक केस ये लोग मतलब बना रहे हैं। 17 अप्रैल को रेड्स होता है, उसके बाद भी कुछ नहीं। मई, द होल मंथ ऑफ मई जाता है, और यहाँ सबके तरफ से केसेस हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, एंटिसिपेटरी बेल, ये सब का तैयारी जब कर रहे थे, तभी अचानक 6 जून को अरेस्ट होता है, और उसमें 5 लोग अरेस्ट होते हैं। एक जो था जिसके रेड हुआ उसमें 3 और 2 नए, महेश राउत और शोमा सेन। अचानक 2 नए नाम इसमें आ गए। तो ये जो एक तरीके का ऑल इंडिया एक षड्यंत्र, और ये सब इनको जब कोर्ट में पेश किया गया 7 तारीख को, उसी दिन अखबारों में ये सब लीक्स, मीडिया को लीक्स आना शुरू किया। जो कुछ भी हमको नहीं मालूम, कोर्ट में जो नहीं है, वो मीडिया की तरफ से पूरा पब्लिक हो रहा है। एक लेटर मिला है कि ये जो एल्गार परिषद है पूरा कांग्रेस का फंड्स के साथ किया गया है। दूसरा लेटर में लिखता है कि एक राजीव गांधी स्टाइल असैसिनेशन होना चाहिए ताकि मतलब जनता जागरूक हो। इस तरीके का एक प्रकार का सेंसेशनल लेटर्स मीडिया में लीक हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि आज का जो मीडिया है, टीवी चैनल्स है, किस तरह उनका मतलब वो मीडिया न्यूज़ नहीं, लेकिन प्रोलिफरेशन ऑफ फेक न्यूज़, और पूरे मतलब गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा मशीनरी बन के मतलब ये सब चैनल्स है। और ये एक हकीकत हमारे सामने की, और हमारे पास क्या है इसको काउंटर करने के लिए। ये एक रियलिटी था। हम लोग कोर्ट में लड़ रहे, जज के सामने हम कह रहे हैं कि इनका कोई संबंध नहीं है। ये जो 5 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें सिर्फ सुधीर ढावले का कुछ संबंध है, एल्गार परिषद, वो भी एक एडिटर ऑफ एक विद्रोही नाम का मासिक के तौर पर, दूसरे कुछ उनका संबंध नहीं है। वो ना कोई भी ये 5 में से गए हुए नहीं थे भीमा कोरेगांव 1 तारीख का जो फंक्शन के लिए। तो ये हम लोग कोर्ट को कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट में हम जो बोल रहे हैं कौन सुन रहे हैं? ना वहाँ का जो जज बैठे हैं वो सुन रहे हैं, ना मीडिया हमारे बात सुन रहे हैं। और सुरेंद्र गडलिंग के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया दिल्ली में, सुधा भारद्वाज, क्योंकि सुरेंद्र गडलिंग, सुधा और अरुण फरेरा एक IAPL नाम का इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर्स के तीनों पदाधिकारी थे।
तो सुधा भारद्वाज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद रिपब्लिक टीवी का जो अर्नब गोस्वामी के तरफ से सुधा भारद्वाज के नाम पे एक पत्र, एक लेटर लीक होता है कि जो, तो पूरे जो एक है बना रहे स्टोरी कि ये एल्गार परिषद जो आयोजित किए, इसके पीछे माओवादी लोग थे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो एक दलित बहुजन के एक प्रकार का मोबिलाइजेशन, जो 6 महीने से ये 250 संगठन साथ में आ जाता है, शासन को चैलेंज देता है कि आपका जो जातीयवादी नीतियां चलने वाला नहीं है, जनता एकजुट हो चुके हैं। इसके जवाब में ये जो गरीब लोग हैं, दलित, शोषित बहुजन, ये इनको इनके लिए मतलब क्या जवाब देता है सरकार? सरकार ये जवाब देता है कि आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इनके पीछे अर्बन नक्सल है, कोई माओवादी का हाथ है। तो इस तरीके से जो एक पूरा सक्सेसफुल मोबिलाइजेशन को बदनाम करने के लिए, उसको उसका पूरा जो नैरेटिव को बदलने के लिए कि ये एक प्रशासन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, क्योंकि इसके जो नेतृत्व कर रहे थे 2 रिटायर्ड जजेस, आप उनको तो नहीं कह सकते वो अर्बन नक्सल है, तो वो कह भी नहीं रहे हैं। तो लेकिन वो उनको मिसलीड किया गया, इस तरीके का एक नैरेटिव पूरा बनाया गया है। और अगस्त में नेक्स्ट राउंड ऑफ अरेस्ट, जिसमें और 5 लोग अरेस्ट होते हैं, जिसमें सुधा का नाम है, अरुण फरेरा है, बरवर राव है, वर्णन है, और गौतम नवलाखा। तो आज आप किसी को भी पूछेंगे कि भीमा कोरेगांव का वायलेंस क्या है, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मतलब उच्च जातीय लोग, उच्च वर्ण के लोग 1 तारीख को वहाँ मतलब दंगा फसाद किए थे, आक्रमण किए थे, उनके जो मॉब वायलेंस की वजह से वहाँ हिंसा हुआ था। ये आपका नैरेटिव पूरा मतलब नष्ट करने के लिए मतलब ये केस को इस तरीके से खड़ा किया है, ये तो एक दिखता है। इसके साथ साथ दूसरा जो दिख रहा है कि जुडिशरी, इस पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि एज अ लॉयर हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी है, आपका जो आरोप है, जो कुछ भी है, आप हम बोलते हैं, सब लोगों का एक फेवरेट फ्रेज है कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। हम तैयार हैं फॉर द लॉ टू टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन वो लॉ का जो रक्षक है, देखभाल करने वाले लोग तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। जो जिस घटना को लिखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्किटेक्ट्स थे, जिसका मुख्य आर्किटेक्ट डॉक्टर अंबेडकर खुद एक जूरिस्ट था, तो जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट। ये एक फाउंडिंग प्रिंसिपल था उस कॉन्स्टिट्यूशन का। आज यदि ये दिख रहा है कि जुडिशरी इटसेल्फ इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मैं क्यों ये बोल रही हूँ, क्योंकि अक्टूबर 2018 बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जिसकी वजह से सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवले, शोमा सेन, महेश राउत और रोना विल्सन आज फ्री होना चाहिए था। क्योंकि जो कुछ भी इस देश का कानून है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंस है, वो सिर्फ गैंगस्टर्स के लिए है। जो 1-2 जजमेंट्स है जिसका मैं उल्लेख करेगा आपके सामने, हितेंद्र ठाकुर और दूसरा है संजय दत्त। ये दोनों के नाम पे एक है 5 जज बेंच का जजमेंट और दूसरा है 7 जज बेंच का जजमेंट, जो कहते हैं कि इस तरह का जो कानून है, वो मैंने उसके आपको बताया नहीं कि ये
यहाँ डाला गया है आखिरी में एक ऐसा कानून जो इतने ड्रकोनियन है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत आज कोई भी अंदर जाएंगे तो आप समझो कि 5 साल वो बाहर नहीं आ सकते हैं। इस तरीके का एक कानून है, उसके अंदर का प्रावधान है। क्योंकि ये कानून इतना स्ट्रिक्ट है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, यानी सिर्फ अक्यूज के ऊपर नहीं, लेकिन प्रशासन के ऊपर भी, प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी। और यदि 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होता है तो फिर ये लोगों को बेल पे मुक्त करना चाहिए। ऐसे प्रावधान है ये यूएपीए के अंदर। उस प्रावधान के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर जो अक्टूबर 2018 में हुआ, उसके मुताबिक ये 5 लोग बाहर रहना चाहिए था, क्योंकि 90 दिन के अंदर उनका चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन क्या किया, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ स्टे मिला। स्टे मिलने के बाद जो आप जानते हैं, जो चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए, रंजन गोगोई, जो आज राज्यसभा मेंबर है, उनका नेतृत्व का बेंच अपने ही सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट्स को बाजू में रख के कहते हैं ये केस में कुछ एक्सेप्शन दिखता है हमको, और वो जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड करता है, जिसकी वजह से 5 लोगों को बेल, जो मतलब कानून के मुताबिक उनको मिलना था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के मुताबिक मिलना था, उनको नहीं मिलता है। उसका मतलब फायदा वो नहीं उठा सकते हैं और आज भी जेल में है। जब ये अब बाकी 5 लोग अगस्त में अरेस्ट हुए, आप जानते हैं कि रोमिला थप्पर और 4 लोग मिलके सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किए, और तभी ये केस और मतलब देश भर में चर्चित हुए, इंटरनेशनल स्तर पे चर्चित हुए। लेकिन वहाँ भी जो जजमेंट हुआ, मेजॉरिटी जजमेंट, ये जजमेंट हुआ कि जो मतलब जो एक डिमांड था एसआईटी होना चाहिए, क्योंकि वायलेंस और किसके जरिए हो रहा है, और बलते ही लोगों को आप आरोपी बनाकर जेल में डाले हैं। तो इसमें जरूर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन उसको नकारते हैं। और मतलब तब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ही हर इसको मतलब, जैसे मैंने शुरुआत किए आनंद तेलतुम्बडे और गौतम नवलाखा का टाइम, पैंडेमिक के बीच में भी सुप्रीम कोर्ट ये कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं कि पैंडेमिक के बाद ये इतने एक वेल एस्टैब्लिश्ड 2 सिटीजन्स, वो कहीं भागने वाले नहीं हैं, वो चुपने वाले नहीं हैं, उनको आप पैंडेमिक खत्म होने तक क्यों नहीं आप रुक सकते हैं? तो नहीं होता है और उनको सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मजबूर करते हैं। तो ये है या आज का जुडिशरी का जो हाल जो अप्रोच है, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि इस तरीके का आज एक सिचुएशन है ये भीमा कोरेगांव केस के अंदर। लेकिन प्रशासन की तरफ से और जुडिशरी की तरफ से भी दूसरे जो दायरे के लोग हैं, ये सब है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ये है लॉयर्स, ये है एकेडमिक्स, ये है डिसिडेंट्स। उनका आरोप क्या है, उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह ये है कि वो हर समय शासन को सवाल पूछते गए हैं, और जनता के लिए जो गौर गरीब है, आदिवासी है, मजदूर है, दलित है, इनकी तरफ से आवाज उठाए हैं। वो चाहे कांग्रेस शासन हो या आज बीजेपी का शासन हो, ऐसा नहीं है कि वो एक पार्टीजन तरीके से अपने अपने आवाज उठाए हैं। लेकिन इस तरीके का डिसिडेंस को एक प्रकार का एक रवैया है, और दूसरा है जो जिन्होंने ये सब दंगा फसाद के आर्किटेक्ट्स थे,
तो शुरुआत में देखते हैं कि बहुत, क्योंकि 3 तारीख का बंद हुआ था, दलित जनता के अंदर आक्रोश बहुत तेज था। तो शुरू में ये होता है कि इंक्लूडिंग द जुडिशरी, ये जो मिलिंद एकबोटे, संभाजी भिडे के ऊपर जो एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल किया। तो जनवरी में एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट होता है सेशन कोर्ट ऑफ पूना, वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 13 फरवरी 2018 का जो एफिडेविट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, काउंटर एफिडेविट टू अपोज हिज एंटिसिपेटरी बेल, उसमें ये कहते हैं कि प्रेजेंट क्राइम वाज एग्जीक्यूटेड बाय द पेटिशनर, हु इज द पेटिशनर, मिलिंद एकबोटे, played and his accomplices, and the petitioner played a pivotal role as conspirator in the present crime. The present crime was a well-planned conspiracy by the petitioner and his co-accused to commit such heinous criminal offences. ये है सरकार का एफिडेविट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन 13/2/2018। इसके बाद 14 मार्च को मिलिंद एकबोटे is arrested because the Supreme Court has rejected his anticipatory bail. How many days does he remain behind bars? On 14th of March he is arrested. On in the month of March, the Pune police add conspiracy as a section in the case against the Elgar Parishad Bhima Koregaon accused who are in jail today. So they start building up a counter narrative, the Pune police. और 17/4 को मैंने पहले उल्लेख किया, 17 अप्रैल is when the raids happen. ऑल इंडिया रेड्स होता है, दिल्ली, पूना, बॉम्बे और नागपुर, और पूरे फ्रंट पेजेस में आता है कि ये एल्गार परिषद के लोगों का कुछ संबंध है ये जो हिंसा हुआ। बराबर 2 दिन के बाद 19th of April मिलिंद एकबोटे गेट्स बेल फ्रॉम पूना सेशंस कोर्ट, और तब से लेके आज तक ये जो ऑफेंस है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ है। तो आपको ये मैं कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना चाहती हूँ कि एक तरफ जो लोग जिसकी वजह से ये एक खुला हिंसा और आक्रमण होता है दलितों के ऊपर, उनके जो संस्कृति है, उनकी जो भावना है, जो वो मनाने जा रहे थे 1 जनवरी 2018 की 200 साल का हमारे जो इतिहास, उसमें जो उनका जो गर्व था उस पर ये एक प्रकार का हमला हुआ, एक प्रकार का आक्रमण हुआ, और वही लोग आज खुले घूम रहे हैं और बिल्कुल जिनका कोई संबंध नहीं है, निर्दोष लोग आज जेल में फंसे हुए हैं। और पैंडेमिक के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है फॉर डीकंजेशन ऑफ जेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड, जिसके तहत ये सब लोग इनको मिलना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। वो कहीं भागने वाले नहीं हैं, वो चुप के किसी को मतलब कुछ किसी के ऊपर कुछ हिंसा करने वाले या कुछ गुनाह करने वाले लोग नहीं हैं। आप उनको तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हर जो एप्लीकेशन डाला गया है कोर्ट में आज तक वो रिजेक्शन किया है। यहाँ तक, क्योंकि ये एनआईए हैज टेकन ओवर दिस केस, यहाँ तक एनआईए का एफिडेविट फाइल किया है सुधा भारद्वाज का बेल एप्लीकेशन में कि पैंडेमिक को ये एक बहाना बना रहे हैं बेल के लिए। ये पैंडेमिक एक बहाना हो सकता है?
पैंडेमिक एक रियलिटी है, एक हकीकत है, एक बहाना कैसा हो सकता है? बहाना प्रशासन बना रहे, बहाना प्रशासन बना रहे कि पैंडेमिक भले हो, लेकिन ये लोग कुछ ऐसे सुपर ह्यूमन बीइंग्स है, उनको उनको पैंडेमिक का कुछ असर नहीं होने वाले हैं, ये होगा उनका थिंकिंग। क्योंकि मतलब हाँ, 81-year-old पर्सन, उसको आप डिनाई कर रहे बेल, ये कहकर कि उनके ऊपर सीरियस चार्जेस है। ही इज बेड रिडन, ही इज टोटली इन अ स्टेट ऑफ, मतलब क्या होगा उनके पूरा परिवार का हालत, आप लोग थोड़ा कल्पना कर सकते हैं। हिज वाइफ, शी इज हरसेल्फ अ सीनियर सिटीजन, जो 75-year-old है या 70-year-old है, तो उनको उनका हालत क्या होगा कि मतलब इस तरीके से इनको रखा गया है। और मतलब जुडिशरी क्यों, इसको प्रशासन कुछ भी बोलते हैं, एनआईए कुछ भी भले ये कह रहे हैं कि पैंडेमिक एक बहाना है, लेकिन जुडिशरी शुड एटलीस्ट शो सम इंडिपेंडेंस। बट मैं कह रही हूँ कि सिर्फ इनके केस नहीं, ये पैंडेमिक एक बहाना बन गया है, जितने लोग अधिकार में हैं सबको अथॉरिटेरियन बनने के लिए, सबको टायरेंट बनने के लिए, सब अपने आइवरी कैसल्स में बैठ के ऐसे ऑर्डर्स एक एक जज का आ रहे हैं कि आप जेल के अंदर सुरक्षित है, आप बाहर जाने से जेल के अंदर सुरक्षित है। दूसरे एक जेल है और दूसरे आरोपी, दूसरे एक प्रिजनर की बात कर रही हूँ मैं, बस वही जेल के अंदर आज 100 के ऊपर केस हुआ है कोविड-19 इन्फेक्शन का। तो ये सरकार भी क्या कर रहा है और जुडिशरी भी क्या कर रहा है, ये एक प्रकार का इट्स अ ह्यूज टाइप ऑफ लापरवाही हम बोल सकते हैं, या गरीबों के लिए उनका किसी भी तरीके का सहानुभूति नहीं है, नहीं दर्शा रहे हैं। और जो जेल में बंद है, उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं। तो लोग जो पूछते हैं मुझे कि कैसे है आपका हस्बैंड, कैसा है बाकी लोग, मैं उनको ये कहती हूँ, हम लोग वी आर अंडर लॉकडाउन, लेकिन जो जेल में है उनका डबल लॉकडाउन आप बोल सकते हैं, या 10 गुना लॉकडाउन में है, बिकॉज देर इज नो वे हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वी शुड बी गिवन एक्सेस टू देम बिकॉज जेल विजिट्स आर नो लॉन्गर अलाउड, लेकिन ये नहीं है आज की परिस्थिति। तो अपने से पिछड़े हुए देश, जैसे पैंडेमिक शुरू हुआ, ईरान रिलीज्ड some 7,000 prisoners, अफगानिस्तान रिलीज prisoners, लेकिन इंडिया में मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही जिस अपने आप को कहते हैं, तो इंडिया का जो रिकॉर्ड है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो एक पीआईएल फाइल किया है पीयूसीएल के तरफ से रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ द पैंडेमिक इन द जेल्स, इन द प्रिजन्स ऑफ महाराष्ट्र, आज ये हकीकत है कि जेल के अंदर का संख्या कम नहीं हो रहा है, डीकंजेशन नहीं हो रहा है, बल्कि जेल में जिनका संख्या बढ़ते जा रहे हैं। तो ये है मतलब आज का मुझे जो विषय दिया गया, इस पर मुझे जो पेश करने का था। अब आगे कुछ सवाल कुछ है तो किधर है? आप लिख सकते हो सवाल, आप लोग यहाँ बेच सकते हैं, किसी का कुछ सवाल है तो मुझे एक्चुअली कंक्लूड करने का था, आपको एक कॉमिकल एक ये पढ़ के, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ दैट दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी केस, जो ब्रिटिश के ज़माने में फेमस हो गया था। और ब्रिटिश जो कॉलोनाइजर्स थे, जो प्रशासन था, वो किन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी केसेस लगाते थे,
जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी केसेस लगाते थे. तो इफ देर आर नो क्वेश्चंस देन आई जस्ट रीड आउट दिस वेरी अम्यूजिंग पेज, जो एक आप लोगों को इजाजत हो तो सवाल दूसरा किसी का नहीं हो तो ये है एक नोट इन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम, स्टेट सर्विसेज एग्जाम, एनडीए एग्जाम, रेलवेज का एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एक प्रकार का गाइड होता है उसमें लिखा है, और उसमें 3 टाइप का कॉन्स्पिरेसी केसेस का उल्लेख है. 3 मतलब टाइप नहीं, 3 अलग. द फर्स्ट इज अ पेशवार कॉन्स्पिरेसी केस, सेकेंड इज अ कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, एंड थर्ड इज अ मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस. और जिस तरीके से लिखा है मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ. इट वॉज अ ट्रायल अगेंस्ट द मुजाहिर्स who had tried to sneak in India from Russia in order to start communist movement in India. There were 5 cases which went from 1922 to 1927. British rulers in India were terrified by the idea of the spread of communism. It was not the only case which became popular and stimulated the imagination of the young population in the Indian subcontinent. There are several such cases. कानपुर बोल्शेविक केस जो सेकेंड है, जिसमें एमएन रॉय, मुजाफिर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सिंगरवेलू चेट्टियार, गुलाम हुसैन, ऐसे लोग अक्यूज थे. और उनके ऊपर क्या आरोप था ब्रिटिश सरकार का? टू डिप्राइव द किंग एम्परर ऑफ हिज सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया by complete separation of India from imperialist Britain by a violent revolution. आपका कुछ साम्यता दिख रहा है? ये वो जो कह रहे हैं उधर तभी, और आज सरकार जो कह रहे अपने जो भीमा कोरेगांव अक्यूज है उनके खिलाफ. तीसरा है मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस. This was immense political significance for the Indian working class movement because it was conspiracy of British government against the rise of communism in India. During this case, 31 labor leaders, including 3 Englishmen, were arrested on the charge of conspiracy. Again, Muzaffar Ahmad, S.A. Dange, S.V. Gate, Dr. G. Adhikari, P.C. Joshi, M.S. Miraskar, Shaukat Usmani, Philip Stratt, etc. were arrested on the charge of conspiracy to overthrow the British government through strikes and other militant means. It is interesting to note that the accused in the Meerut case gained the sympathy of the nationalists. तो मैं ये आपको पढ़ के सुनाई, जो एक यहाँ जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो बैठेंगे उनके तैयारी के लिए जो एक कोर्स, फाउंडेशन कोर्स जिसमें से एक पना, लेकिन इतना सिमिलैरिटी आपको दिखेंगे जो आज सरकार कह रहे हैं कि ये जो है वायलेंट ओवरथ्रो, फिर ये बिलीव करते हैं, फिर कोई असैसिनेशन का बात करते हैं, फिर कहते हैं कि दे वांट टू क्रिएट डिसेंट, दे वांट टू क्रिएट डिसअफेक्शन. ये जो है ये क्लियरली एक सिमिलैरिटी है, इसलिए हम इसको भीमा कोरेगांव कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से प्रचार करते हैं. I think so. There are questions. Where? आपके घर में तलाशी के लिए जब पुलिस आए उसके बारे में बताएं. उसके बारे में ये सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जो जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सीजर के नाम पे ये पूरा केस चलने वाला है, लेकिन यहाँ के जो जुडिशरी का एबीसी मालूम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का कैसा पढ़ना है, कैसा उसको मतलब प्रिजर्व करना है. उसका पूरा फायदा उठा के जो लोग आए थे घर पे, तो उनका ये तरीका था कि हमारे लैपटॉप लिया, मोबाइल्स लिए, जो वर्णन का मोबाइल्स थे उनका लैपटॉप लिए,
और मेरा जो कंप्यूटर है वो भी लेके गए, और एक उनका एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बैठ के कुछ कर रहे हैं हमारे लैपटॉप के ऊपर। तो वर्णन उन हंस के बताया, क्योंकि वो जानता है सॉफ्टवेयर कैसा है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। वो उनको कहते हैं कि ये तरीका आप एक पेन ड्राइव, एक 2 सेकंड में आपको जो डेटा डालना है मेरे कंप्यूटर के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर आप डाल सकते हैं। और वो भी हंसा। तो it was like a, I mean, I don't know whether to call it a comedy or a tragedy. मेरे लिए तो ट्रेजेडी था। अरुण फरेरा जो, क्योंकि वो लॉ पढ़ रहे हैं और वो उसको विश्वास है ये लीगल सिस्टम के ऊपर, तो उनके घर पे जब रेड हो रहा था वो डिमांड किया कि मेरे से जो सीज हो रहा है उसका हैश वैल्यू मुझे देना चाहिए। तो हैश वैल्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सीजर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डेटा, एनी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं। अब जो ट्रेडिशनल फोरेंसिक साइंस है उसमें you have the seizure of physical objects. Physical object, if it is seized from my house, you have to put it into an envelope and seal it, and a pancha will sign. How do you do that with an electronic document? You can do it only by reading what is the hash value at the time of seizure. None of the accused have been given the hash value of any of the electronic items that were seized from their houses. So this is what happened in my house. I hope that answers your question, Himanshu. Which is the other one? प्रकाश अंबेडकर का स्टैंड और कार्रवाई क्या है? प्रकाश अंबेडकर लीड किया वो जो 3 जनवरी 2018 का जो स्ट्राइक था, जो बंद, महाराष्ट्र बंद, वो एल्गार परिषद का एक प्रमुख वक्ता थे, और जो प्लेज पढ़ा गया आखिरी में एल्गार परिषद का, वो उसमें शामिल था। और आप देखो उनकी बहन रमा के हस्बैंड को अरेस्ट किया गया है। तो इन मेनी वेज ही इज हिमसेल्फ, हिज हैंड्स आर टाइड बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन वो ये जो आज मैं समझती हूँ कि जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो है यूएस में, हम लोग सब उससे कुछ लेसन्स ले सकते हैं। लेकिन आज ये स्तर पे पहुंच गए हैं कि जहां मतलब प्रशासन को उनको सामना करना पड़ रहा है कि एक रिकग्निशन देना पड़ रहा है, ना कि उनको पूरा कुचल के कि ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है। ये तो अपने यहाँ जो है दलित लाइव्स मैटर यदि हम कहेंगे, उसका एक प्रतीक हम प्रकाश अंबेडकर को बोल सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। लेकिन जो द होल जो कास्ट सिस्टम जो है, जो ब्राह्मणवादी जो प्रशासन जो हमारे देश के ऊपर आज है, यहाँ तक कि मिलिंद एकबोटे जो प्रचार किया, जो भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ, वो अपने जो फॉलोअर्स है उनके लिए क्या बता रहे कि ये जो भीमा कोरेगांव का यात्रा है वो शुरू किया था हाजी मस्तान। इस हर चीज का कम्युनलाइज करना, बस वही जानता है ये जो ब्राह्मणवादी और जो जातीयवादी जो प्रशासन है। और दलित को जहां कुचल सकते हैं उनको कुचलने का जो है पूरा ये चल रहा है। और उसका ही एक प्रतीक है, उसका ही एक उदाहरण है कि जो 200 साल का एक मनाने के लिए जो दलित जनता जागरूक हुए, एकजुट हुए, उनको कुचलने के लिए इस तरह का एक केस डाल दिया गया है, जिसमें दलित प्रतिनिधि है, नेता है, और आगे और लोगों को ये करने का एक तरीके का तलवार सबके सिर के ऊपर टंगा के रखा है कि
आगे क्या होगा और कितने लोग इसमें डालते जाएंगे, उसका कुछ अंत नहीं है। इस तरीके का एक ग्रीनिंग करते जा रहे हैं इस केस का, क्योंकि अभी तक जो है चार्जशीट जो फाइल किया है 8,000 पेज का चार्जशीट है। अभी जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं उनके साथ और कितने पेजेस उसमें डालेंगे, तो ट्रायल कब शुरू होगा इसका कुछ हम बोल नहीं सकते हैं। तब तक इनको बेल पे तो छुड़ाना चाहिए। ये तो बेल एंड नॉट जेल शुड बी द राइट। दीज वर द फंडामेंटल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ जो हमने सीखा, हम जब लॉ पढ़ रहे थे, जो हमको जो सिखाया तो ये है। लेकिन आज जो जुडिशरी जो दिखा रहे हैं इसका जो यानी कि जब तक इसमें बदलाव नहीं आएंगे, जैसा प्रज्ञा पूछ रहे आगे रणनीति क्या होनी चाहिए, तो मैं समझती हूँ इस तरीके से मतलब प्रेशर यदि इसका असर होगा, अभी इनके लिए राष्ट्र स्तर पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या कैंपेन नहीं हुआ है, इनको छोड़ना चाहिए ये कहकर साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, राइटर्स, तरह तरह के लोग, लेकिन प्रशासन एक एक बाल भी नहीं हिल गया है। और जुडिशरी पूरा जो एक क्या कहते हैं एक जुडिशियल कॉन्शियस बिल्कुल नहीं दिखा रहे। एक प्रश्न है भीमा कोरेगांव पर कोई आंदोलन होगी क्या? हम तो कोर्ट कचहरी में हमारे आंदोलन जारी है। कोर्ट कचहरी के बाहर जो आंदोलन जो कर सकते हैं, लेकिन आज आप जानते हैं जो पैंडेमिक के इस परिस्थिति में मतलब वेबिनार्स हुए हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स हुए हैं, 10,000 लोगों का एक change.org में कैंपेन चलाया है, और एक वेबिनार जहां इंटरनेशनल स्तर पे जो लोग हैं वो लोग उसमें शामिल हुए थे, मीना कंडसामी लंदन से, और आई मीन आंदोलन, ये सब उदाहरण है आंदोलन का। और कोई सवाल है? Prakash Ambedkar was seen with Anand Teltumde police custody. Well, I won't say he has kept silent. Maybe it is because that his brother-in-law के उसकी वजह से, लेकिन he has been आनंद को इसके पहले नवंबर 2018 में भी अरेस्ट हुआ था, पूना में जब केस चल रहा था, तभी भी प्रकाश अंबेडकर उनके साथ में थे। लेकिन राजकीय तौर पे, राजकीय स्तर पे वो अपना एक जगह बनाना चाहते हैं, तो उसमें भीमा कोरेगांव का जो केस है, ये सब बीजेपी को जो है अटैक मतलब एक्सपोज करता है। लेकिन जो आज महाराष्ट्र सरकार शासन में बैठे हैं, उनका भी मतलब दे वर शाउटिंग फ्रॉम द रूफटॉप्स जब नया सरकार, ये गवर्नमेंट जिसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं, 3 पक्षों का आघाड़ी, कि ये दे आर डिसिडेंट्स, दे आर इनोसेंट, इनको छोड़ना चाहिए, इतना जोर जोर से चिल्लाने के जगह पे चुपचाप से कुछ इनके लिए करते थे तो कुछ फायदा होता था। लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करते गए, मीडिया को बोलते गए, बट करने के लिए कुछ तो किया नहीं। और एनआईए जब इसमें आया, एनआईए को हैंड ओवर किया। तो अब कुछ भी चीज को लेके जब हम जाते हैं तो ये बोलता है, कहते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, एनआईए के हाथ में। लेकिन जेल प्रशासन तो केंद्र राज्य सरकार के हाथ में है। जेल प्रशासन, जेल अभी जो कोविड में किसको छुड़ाना है, किसको नहीं छुड़ाना है, उसमें आप इनको
ऐड करने में क्या दिक्कत हुई ये सरकार का, ये मेरा प्रश्न है। Can control. तो अभी हमको समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि सवाल सब खत्म हो चुके हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंटली इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप लोग शामिल थे और मुझे ये कहने के लिए और कुछ पेश करने के लिए मौका दिए। आप सबको धन्यवाद। और खास करके समकालीन जनमत जो आई विल से बहुत डेयरिंग के साथ ये आयोजित किया है, क्योंकि आज जो लोग कोई भी डिसिडेंट्स की तरफ से बात करेंगे, चाहे वो बीमा कोरेगांव हो, चाहे वो एंटी सीएए प्रोटेस्ट हो, चाहे वो देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हो, सबको अभी एंटी नेशनल लेबल लगाना एक 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 बीमारी आ गया है, हो चुका है। तो इस माहौल में ये समकालीन जनमत इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया। आप सबको बहुत धन्यवाद और बधाई मैं देना चाहती हूँ और अपेक्षा रखती हूँ इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहिए और ज़रूर अपने देश में एक लोकशाही नीचे स्तर से फाउंडेशन बनाने के लिए हम लोग सब कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद। I'm